Good morning, class 7th. I am Mrs. Megha Sharma. I am today we will. This is your social science class, and the chapter of this is the chapter of history. Chapter 3, the Delhi Sultans. We have studied about the how many dynasties and how many who were the founder of these dynasties. These four dynasties are these four dynasties are the Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasties, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. We have studied about these dynasties in detail. So, class, now today we will learn about this period of these dynasties are known as Sultanate period, and today we will learn about the expansion of the Sultanate. कि Sultanate period का किस तरीके से फैली और कैसे कैसे उसके क्या नियम थे, क्या हुआ, है ना? So the expansion of the Sultanate became possible mainly during the reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. जो सल्तनत पीरियड था उसमें आपकी जो 5 डायनेस्टीज आई थी उसमें जो मेन रोल था एक तो गयासुद्दीन बलबन कौन था वाज द लास्ट रूलर ऑफ लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी इसका शासनकाल बहुत अच्छा रहा इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी डायनेस्टी में मैंने आप लोग को बताया था कि खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोल इन्वेजन जब हुआ था तो उसमें भी इसने जो है उनको हराने में सही रहा ये देन मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक यानी स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी और जो तुगलक डायनेस्टी है इनका जो टाइम पीरियड था ये काफी अच्छा रहा जिसमें जो है दिल्ली जो है एक सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो है बहुत अच्छे रूप में बाहर आई मतलब फैली थी द सुल्तान्स एस्टैब्लिश्ड न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड्स सुल्तान थे उन्होंने नए नए किले फोर्ट्रेसेस नए किले शहर बसाए और अपने जितने भी उनके ट्रेड रूट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना व्यापार को और बढ़ाया यानी उन्होंने दिल्ली का नक्शा मतलब चेंज किया उन्होंने काफी चीजें अच्छी करी बढ़ाया कहते हैं अपने शासन को और बढ़ाना और दूर दूर तक अपना ही राज्य स्थापित करना तो ये चीज थी और कौन कौन से सुल्तान के पीरियड में जिनका जो मेन रोल है वो आपके बलबन खिलजी तुगलक इनके में then it is during these campaigns सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड हॉर्सेस एलिफेंट्स एंड स्लेव्स इसके अलावा जो आर्मी कैंपेन्स थे इन्होंने जितने भी अपने बनाए थे सुल्तानों ने फोर्ट्रेसेस वगैरह बनाए टाउन्स बनाए और अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया गया तो वहीं पे कैंपेन्स लगाए गए तो वहां पे आर्मीज जो है अपनी क्या करती थी जितनी भी अपने हॉर्सेस एलिफेंट स्लेव्स इन सब चीजों को रखती थी इनकी प्रोटेक्शन इनकी रख रखाव और अच्छे अच्छे मतलब ये था ना कि जितने भी सुल्तान और राजा होते थे वो शौकीन भी होते थे कि हमारी आर्मी में ये चीज और हर अच्छी चीज हमारे पास हो तो ये सब था By the end of Muhammad Tughlaq's reign, Delhi Sultanate controlled a large part of the subcontinent और तुगलक डायनेस्टी के एंड तक दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर ज्वाइन हो चुका था ठीक है तो जो एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत पीरियड है उसमें जो मेन रोल है वो खिलजी स्लेव खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी का है देखिए ये आपके कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि इन लोगों के द्वारा बनवाए गए हैं इसमें फिरोज शाह कोटला कुतुबुल इस्लाम एट दिल्ली दिल्ली में बनाई हुई है मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई हुई है ऐसे ही आपके अलाई दरवाजा दिल्ली में और क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली जितनी भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं बिल्डिंग्स हैं फोर्ट्रेसेस हैं ये आपके दिल्ली में ही बनवाए गए थे तो इस तरीके से कुतुब मीनार के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे किसने बनवाई थी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका जो कंप्लीशन था वो किसके द्वारा हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा जो कि स्लेव डायनेस्टी से था नाउ सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन सल्तनत पीरियड में दिल्ली सल्तनत वाज ए मुस्लिम स्टेट व्हिच फॉलोड थ्योरेक्रेसी सिस्टम in which the sultan ruled in the name of god and islam was the religion of the country यानी दिल्ली सल्तनत में थियोक्रेसी सिस्टम का मतलब होता है धर्मतंत्र जहाँ पे धर्म को बढ़ावा दिया जाता है धर्म को भी सब लोग मानने वाले होते हैं तो इसी में ही जो है आपका दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम डायनेस्टी थी इसलिए इस्लाम धर्म पूरी कंट्री दिल्ली में क्या था इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे सारे इतने भी रूलर्स आए थे इस्लाम धर्म को मानने वाले और
सुल्तान was the supreme executive, legislative, judicial and military authority. इसलिए एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो भी जैसे हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाएंगे वो सुल्तान के द्वारा लिए जाएंगे। लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा वो भी सुल्तान के उसमें ही होंगे। जुडिशियली लागू करना है, किसको क्या पनिशमेंट देना है। जैसे आज हमारे क्या है, हमारे यहाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की अथॉरिटी के अंदर आती है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी था तो वो सुल्तान के हाथों में था। मिलिट्री कैसी होगी, कौन कौन मिलिट्री में हमें हाथी घोड़े या कितने सिपाही रखने हैं, वो सब सुल्तान के हाथ में थे। तो सुल्तान वाज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री अथॉरिटी। He was assisted by a number of ministers. His chief prime minister Wazir supervised all the other ministers. जो सुल्तान था उसके जो है मिनिस्टर्स थे जो उसकी हेल्प करते थे, उसको बताते थे। जैसे इसी तरीके से आपका अलाउद्दीन खिलजी का था मलिक काफूर था, जो उसकी हर चीज में क्या हर चीज की देख रेख, पर्सनल जिसको हम कहते हैं, वो उसका हर पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं ना कि हर चीज देखता है, तो ऐसी मलिक काफूर था। इसी तरीके से एग्जाम्पल में इन्होंने बता रखा है वजीर था जो कि सभी मिनिस्टर्स को देखते थे। जितने भी मिनिस्टर है उनके ऊपर एक वजीर था जो उनका काम उनकी मतलब उनकी हर चीज की देख रेख करते थे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ आर्मी वॉज कॉल्ड एज अजीर मुमालिक, और जो आर्मी के मिनिस्टर इन चार्ज थे उसको अजीर मुमालिक कहा जाता था। ये पोस्ट है, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, ये हमने अलग अलग पोस्ट है ना, तो उसी तरीके से आपकी सल्तनत पीरियड में ये भी वजीर, अजीर मुमालिक, दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर को दीवान कहा जाता था उस वक्त, और काजी जो था वो चीफ मिनिस्टर कहलाता था। ये सारी पोस्ट है अलग अलग। ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान कोर्ट, इसके अलावा सुल्तान कोर्ट में जो ये ऑफिसर अभी हमने बताया ना अजीर, आरिज मुमालिक, तो ये देखिए इनके वर्क क्या थे। सुल्तान कोर्ट वॉज कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल्स who were responsible for effective functioning of the sultanate. देखिए पहला है आपका वजीर एंड हिज डिप्टीज। वजीर था और उसके जो डिप्टीज थे यानी जो उसके अंडर में जो लोग जो थे, तो उनका काम क्या था, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जितने भी टैक्सेस वगैरह लगने हैं, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वजीर की थी। अरिज मुमालिक अलॉन्ग विद हिज डिप्टीज, अरिज मुमालिक के काम क्या था, लुक्ड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर। जितने भी सोल्जर्स रखे आने हैं, जितने भी सिपाही वगैरह, तो उनका एम्प्लॉयमेंट का काम ये करते थे। उनकी ट्रेनिंग कैसी है, कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से हथियार उन्हें देने हैं, कितने हथियार हैं आर्मी में, ये सब बातों का ध्यान रखते थे। इस तरीके से वकीलेदार एक पोस्ट थी जिसमें आपको बताया गया था कि द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, सुल्तान के घर में भी तो मतलब जहाँ रहते होंगे महल में, वहां भी तो उनका देख रेख करनी होती थी। वकीलेदार उसका ध्यान रखते थे। द पैलेस गार्ड एंड द पर्सनल असिस्टेंट वर अंडर हिज कंट्रोल, यानी जो सुल्तान के नौकर थे और जो उनके महल में उनके महल की देखरेख कर रहे हैं और जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी किसकी थी, वकीलेदार की। अमीर हाजिर, अमीर हाजिर का काम क्या था, द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट, यानी कोर्ट में कोई भी सेरेमनी होनी है, चाहे शपथ किसी के लिए ग्रह समारोह है, कोई भी समारोह हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई जीत किसी भी जगह को जीता, कोई जीत हासिल करके आए हैं तो उसको जश्न मना रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी, अमीर हाजिर के पास। इसी तरीके से चीफ काजी था। चीफ काजी का काम था हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट यानी न्याय, वो जो डिपार्टमेंट था वो काजी का था कि इसमें न्याय जो हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अगर कुछ सुधार होना है तो ये सजेशन देते थे। तो ये सब ऑफिशियल्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द सल्तनत, अब सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या था, तो देखिए जो प्रोविंसेस थे यानी सल्तनत को अलग अलग प्रोविंस, दिल्ली आज जो हमारी एक प्रॉपर एक यूनियन टेरिटरी हमारी कैपिटल सिटी के रूप में है, पहले वो क्या थी, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड थी। तो उन प्रोविंसेस में कैसे जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज प्रांत, प्रदेश या प्रांत, तो इस तरीके से डिवाइड थी। तो उस जो प्रोविंसेस थे उनको सूबा बोलते थे। सूबा में जो उनको हेडेड करता था, सूबे का जो हेडमैन होता था उसको गवर्नर या मुफ्ती कहते थे।
इसी तरीके से आपका जो प्रोविंसेस थे वो डिवाइडेड थे आपके शिक्स में, और शिक्स की जो जिसके शिक्स का जो हेड था वो कौन था, शिकदार कहलाता था। और शिक्स आपकी डिवाइड थी परगनाज में। परगनाज का मतलब कई सारे विलेजेस का एक होना, कई 2-3 विलेजेस को मिला के एक परगना बना दिया। जैसे 5 विलेजेस ले लिए, उसके उसको एक परगना बना दिया। तो वो जो आपके हेडेड होता था वो किसके, उसका जो हेड था वो आमिल था, हेडेड बाय एन आमिल। इसी तरीके से विलेज, अब अलग अलग विलेज का जो हो गया परगना जो है विलेजेस में डिवाइड हो गया। तो विलेजेस क्या था, विलेज अकाउंटेंट और पटवारी। विलेज जिसके अंडर में तो पटवारी कहलाता था, अकाउंटेंट उसकी देख मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड क्रॉप्स एंड टैक्सेस टू बी पेड। यही चीजें होती है कि कौन से जमीन में क्या, कौन से गांव में कौन सी जमीन है, कौन सी फसलें उगाई जा रही है, उस चीज की देख रेख पटवारी के हाथ में थी। फिर आपका इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 तरीके के टैक्सेस थे लगते थे उस समय। पहला एक ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, यानी जो भी आपने उपज करी, कौन सी फसल उगाई, कितनी हुई, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो खराज के नाम से जाना जाता था। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। और जो भी इसकी जो कैलकुलेशन थी वो कितना, कि जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी भी फसल इनकी हो रही है पीजेंट्स की, किसानों की, वो उसका 50%, खराज जो लगता था वो 50% लगता था उस पर। ऑन कैटल पर ब्याज टैक्स लगता था, हाउसेस पे लगता था। तो ये सब टैक्स सिस्टम था, है ना। तो ये सब हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द सल्तनत की किस तरीके से उन्होंने डिवीजन कर रखा था। नाउ सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। ये तो 15th सेंचुरी तक हो गया जो हमारा सल्तनत पीरियड था, यानी दिल्ली का जो रीजन था वो हमारा 1206 से लेके 1526 तक रहा। तो 15th सेंचुरी के बाद में जब यानी जो लोधी वंश वगैरह, लोधी डायनेस्टी का जब एंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, the Tughlaq, the Sayyid and the Lodhis dynasties ruled from Delhi, Agra until 1526। यानी चाहे तुगलक डायनेस्टी हो चाहे सैयद हो लोधी, यानी जो डायनेस्टी हमने 5 डायनेस्टीज को जो सीखा जाना, तो उसमें हमारी एंड जो लास्ट डायनेस्टी थी दैट इज लोधी डायनेस्टी। और जो है कब इसका अंत हो गया, 1526 में आकर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। तो बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान। अब ये तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अदर रीजन थे इंडिया के, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, वहां पर आपके एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। वहां पर जो है वो किसी भी सुल्तान के अधीन नहीं थे। वहां पे क्या थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। उनमें से हु एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल, जिनकी अपनी अपनी स्टेट थी, अपनी अपनी कैपिटल थी, अच्छा शासन था। New ruling dynasties like the Afghan, Rajput also arose during the period। अब जैसे अदर रीजन, हम तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना, अदर रीजन में अफगान भी आए, राजपूत भी आए, ये भी हुआ। इसी तरीके से इन 1526 मुगल established their empire, though for a brief period सूरी dynasty ruled in Delhi 1540 से 1555 तक। The administration became the role model for the Akbar। तो 1526 में आके हमने जब लोधी डायनेस्टी पढ़ी थी, तब मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट लोधी किंग रूलर सुल्तान था आपका इब्राहिम लोधी, जिसका आपका मुगल एम्परर बाबर से आपका युद्ध हुआ था। और 1526 में आके आपकी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ, और किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुगल एम्पायर का। और इसी बीच आपकी जो है 1540 से 1555 तक एक डायनेस्टी और आई, उसको हम सूर डायनेस्टी कहते हैं। जब हम मुगल पीरियड के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे तब हम सूर डायनेस्टी के बारे में डिटेल में जान लेंगे, है ना। तो यहाँ इसी बीच में आपका 1398 में एक तैमूर इन्वेजन हुआ था। ये आपका जो टॉपिक है सल्तनत इन 15 एंड 16 सेंचुरी में, तब क्या क्या चीजें हुई थी, आपके मुगल आ गए थे, सूर डायनेस्टी आई, इसी बीच आपके तैमूर इन्वेजन हुआ। तैमूर कौन थे, समरकंद सेंट्रल एशिया के लोग थे, जिन्होंने तैमूर डायनेस्टी 1398 में, है ना। तो ये सब चीजें आपकी हैं। रिकैप्चुलेशन और एंड इवैल्यूएशन। नाउ क्लास यू, हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है ये आपके वन वर्ड आंसर्स हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज विच डायनेस्टी इज नोन एज मैमलुक डायनेस्टी। मैमलुक डायनेस्टी कौन के नाम से हम कौन सी डायनेस्टी को कहते हैं। नेम द ओनली वुमेन सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की ओनली वुमेन सुल्तान जो कि एक वुमेन थी, कौन थी,
Who is the founder of Lodi dynasty? Arrange in chronological order. Chronological order आपको ये dynasties दे रखी हैं 5. आपको ये बताना है सबसे पहली first one, which was the first one, second one, then third one and fourth one. Okay, and name the picture. और ये जो picture बनी हुई है ये कौन सी picture है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो आपको इन सब चीजें बता, ये रिकैप्चुलेशन है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है, यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फॉर टुडे आवर चैप्टर इज फिनिश्ड and for today it is enough. Thank you for joining the class.